भारत के मध्य हिमालयी क्षेत्रों में एक प्राचीन कहावत है, अपनी अकल और पराया धन कोई कम नहीं आंकता है। वर्तमान में यह कहावत जो है मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड के उन जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों पर लागू होता है जो कि कुक्कुर मुत्ते की तरह फैले हुए हैं। जनप्रतिनिधि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आगे जनता की समस्याओं को सुनते हैं। वह अगर किसी विशेष क्षेत्र का विधायक है तो वह दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए है। यह उसको दिमाग में बिठा देना चाहिए। लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में यह सोच अभी नहीं आई। लगता है इसके लिए कुछ समय लगेगा। जो उसका इलाका है, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके अलावा वह राज्य का भी एक जनप्रतिनिधि है। उसको न्याय संगत बात करने में गर्व होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में यह सब नहीं हो रहा है। जब उत्तराखंड बना था तो उस समय उत्तराखंड की जो आजकल ग्रीष्मकालीन राजधानी है ना, उसको स्थायी राजधानी के तौर पर मान्यता मिल गई थी। और मान्यता देने वाले कौन थे? उत्तराखंड आंदोलनकारी, जिन्होंने कि अपना सब कुछ गंवाया। बाद में उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे तितर बितर हो गए, इकट्ठे नहीं हुए, तितर बितर हो गए। आज भी उत्तराखंड क्रांति दल जगह जगह धक्के खा रहा है। और कल 26 जनवरी थी। गैरसैंण में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं था। स्थानीय विधायक की बात नहीं हो रही है। स्थानीय विधायक जो है बहुत शरीफ आदमी है और वो विशेष कामों में लगा रहा। उनको अगर कहीं डायरेक्शन भी मिला होगा, लेकिन वे किसी विशेष काम में इंगेज कर दिए गए या उनको होना पड़ा। इसके कई कारण हो सकते हैं। जो विधानसभा है, विधानसभा को जो है एक लीड करने वाले तकरीबन विधानसभा अध्यक्ष को ही मानते सारे लोग, लेकिन वे भी किसी अन्य तरह से दबाव में रहते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री हुए या विधायक हुए, अन्य विधायक हुए, क्योंकि उनको सबको संतुष्ट करना पड़ता है। तुष्टीकरण वाला जो है हर विधानसभा में विधानसभा का जो है अध्यक्ष होता है। सबको संभालना पड़ता, प्रतिपक्ष को भी पक्ष को भी। उत्तराखंड में इस समय भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है विधानसभा में, और कांग्रेस जो कि अन्य राज्यों में जिस तरह से अल्पमत में है, तो उत्तराखंड में भी वही हाल है। उसका बहुमत नहीं लिया क्योंकि कुछ इतिहास खराब था। और उनके साथ जो पार्टियां हैं कुकुर मुत्ते की तरह फैली हुई, छोटी एक आध, या जो अन्य स्वयंभू पत्रकार या वहाँ के उत्तराखंड के तथा कथित प्रगतिशीलवादी आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी, बहुत सारी संज्ञाएं दे सकते हैं। यह बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, सबको ठंड लग रही है। खानपुर के विधायक को ठंड लग रही थी। हरिद्वार के पास एक खानपुर का विधायक है, उसको गैरसैंण में ठंड लगती है। उसके अलावा एक गंगोत्री के आसपास के विधायक हैं डोभाल साहब, उनको भी ठंड लगती है उत्तराखंड में। पर लेकिन उनको यह सोचना चाहिए भाई साहब कि भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर में 6000 मीटर ऊंची जगह पर तैनात है। -60 डिग्री टेम्परेचर वहाँ चले जाता है और 1984 से अब तक डट कर खड़ी है। और इसको देख करके दुनिया की सेनाएं भारतीय सेनाओं का सलाम करती है। पाकिस्तान थर थर कांपता है तो चीन भी जो है उसकी फूंक सरकती है। ऐसे हमारे देश के सैनिक हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसे क्यों नहीं हैं? वे किस प्रकार वोट लेते हैं, किस प्रकार तुष्टीकरण करते हैं? वोट लेने के तरीके सबको पता है कि किस प्रकार ली जाती है। बिना काम किए भी सत्ता में आ जाते हैं।
सही बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड का हर आदमी ये मानता है कि केंद्र में अगर सक्षम सरकार, सक्षम नेतृत्व मोदी जी की तरह नहीं होता तो उत्तराखंड की यह सरकार कभी भी सत्ता में नहीं होती। उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है ना, वह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, उनके कामों को देख करके, क्योंकि राष्ट्रवादी सोच के लोग उत्तराखंड में अधिक हैं। बाहुल्य सैनिक बाहुल्य इलाका है, पैरामिलिट्री फोर्स में, वहाँ के फोर्स में बहुत लोग हैं। आज से नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार से उन्होंने लड़ाइयाँ देखी हैं, उन्होंने गोरखों से टक्कर ली है। उस समय 18वीं शताब्दी में उन्होंने तिब्बतियन जो अटैक करते थे उनसे टक्कर ली है। उनका इतिहास है महाराज। अब उन लोगों को राष्ट्रवाद होना तो एक साधारण बात है। उनकी आत्मा भारत माता से जुड़ी हुई है, क्योंकि गंगा जी गंगोत्री से निकलती है। उत्तराखंड ही उद्गम स्थल है। अब क्या होता है कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी निश्चित की थी उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने, इस आशा से कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र ग्रामीण ग्रामीण इलाका पिछड़ा है, वो जो है थोड़ा और विकसित होगा। अगर आज की तरह जिस प्रकार से सड़कें बनी हुई हैं, पुल बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, तो वो कभी डिमांड नहीं करते। काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हुआ 14 के बाद। उससे पहले भी जनप्रतिनिधियों ने काम किया, पूरी मंशा से नहीं किया। जरूर कांग्रेस के हरीश रावत साहब ने बहुत अच्छी जो योजना के तहत काम किया था गैरसैंण के लिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना करके। और जो आत्मा थी उत्तराखंड आंदोलनकारियों की, जो उत्तराखंडियत की बात करते हैं, उसमें राजनीति अधिक थी, उत्तराखंडियत कम थी। उत्तराखंडियत की नींव रखने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व सीएम थे रहे उत्तराखंड के, उन्होंने शुरुआत की थी, पर लेकिन उनको साइड कर दिया गया। दुनिया भर के लांछन उन पर लगाए गए, क्योंकि हर विभाग में माफिया है। माफियाओं को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने चलने नहीं दिया। और क्या हुआ कि जो कर्मचारी हैं, ट्रांसफर, जो स्थानांतरण माफिया, या जो लेने वाले परसेंटेज वाले माफिया, 20%, तीरथ सिंह रावत जी ने बताया है 20% लेते हैं। तो जब उत्तराखंड में ये हालत है, परसेंटेज बटा हुआ है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि उत्तराखंड स्वस्थ और साफ सुथरा काम करने वाला राज्य है। विभागों में करप्शन है। अब ये मुद्दा जो हल्द्वानी का है ना, जहाँ पर कि रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर के बसाए थे कांग्रेसियों ने वोट बैंक के लिए, इंदिरा हृदय जी के ज़माने की बात है, आज की नहीं है। बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने लपेटे में लेकर के उनको वहाँ बिठा दिया। अब रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करके बैठने के बाद जब बुलडोज़र की बारी आई तो हंगामा हो गया और शाहीन बाग बन गया हल्द्वानी। अब क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ निर्णय आएगा, रेलवे की ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। जिन्होंने बैठ गए हैं जो वहाँ पर रेलवे की ज़मीन पर, और कागज़ दिखा रहे हैं दुनिया भर के। अब क्या हो रहा है कि वहाँ से उठ करके उत्तराखंड के जो छोटे छोटे टाउन में ये घुसपैठिए बैठने शुरू कर दिए हैं। उस पर इनकी नज़र नहीं है। ये ठंड में देहरादून में हीटर लगा कर बैठे हुए हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा पिथौरागढ़ में कितने घुसे हैं ठंड में। हल्द्वानी से इन्होंने जो है नाई की दुकान खोली है, बूचड़ की दुकान खोली है, वेल्डिंग की दुकान खोल ली है, फर्नीचर की दुकान खोली है। कितने रोहिंग्या उत्तराखंड के पहाड़ों में चुपके से बैठ गए हैं, और उसके बाद किस प्रकार प्रशासन से गोल मोल करके उन्होंने बैक डेट में अपना जो है बता दिया कि भैया मैं तो इतने दिन से हूँ। जो थोड़े बहुत लालच के लिए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मकान भी किराए पर हैं फेरी वालों को। इसमें जो वो फेरी वाले हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं। तो उत्तराखंड जो सनातनियों की जमीन है, भूमि है, उस पर तेजी से कब्जा हो रहा है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, हरिद्वार में 34% रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। भारत के मुसलमान उसमें कम है। उत्तराखंड के जो दारा सिखों के समय के मुसलमानों की संतान है, वो नहीं है वहाँ। वो दिल्ली में संगम बिहार में मिलेंगे, या बेचारे कहीं और धक्के खा रहे मिले, लेकिन वहाँ घुसने वाले जो हैं बाहरी मुसलमान घुस चुके हैं, बांग्लादेशी
और रोहिंग्या विशेषकर, उन वे हिंदी बोलते हैं, उनका 30 साल से ऊपर उनकी जनरेशन हो गई है, हिंदी बोलते हैं, उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। और पूरा उन्होंने गोल गप्पा करके बना करके उत्तर प्रदेश में जिस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय उन्होंने सारा कहानी बना करके अपना इतिहास ठीक ठाक किया हुआ। इस पर इंक्वायरी कौन बिठाएगा? इस पर उत्तराखंड की सरकार चुप है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ले लिया, ह्यूमन जो मानवाधिकारियों अधिकारों के आधार पर, वही बेचारी ठंड में कहाँ जाएंगे, उठाना तो पड़ेगा, नहीं तो कोई और उठाएगा, जनता सड़कों पर आएगी। उत्तराखंड में जो जमीन खाली पड़ी हुई है विशेषकर टाउन में सड़क के किनारे, वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने धीरे धीरे अतिक्रमण कर दिया। इस पर नजर है नहीं। अगर बोलते हैं पुलिस प्रशासन किसके अंडर में? नेताजी के अंडर में। नेताजी दबाव में है वोट बैंक के, और उसका फायदा उठा रहे हैं वो लोग जो कि भ्रष्टाचारी हैं प्रशासन में या पुलिस में, वे इसका फायदा उठा रहे हैं और वो बैठ गए वहां पे। ये सब चल रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, क्योंकि उत्तराखंड तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जो राज्य है। इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जो एक कोई अधिकारी था उसने झंडा फहराया। ग्रीष्मकालीन राजधानी में उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, वहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी बड़ा अधिकारी वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी में ठंड के कारण झंडा फहराने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि 26 जनवरी है। जबकि मैंने बताया 6000 मीटर की ऊंचाई पर 1984 से -60 डिग्री में भारतीय सेना ड्यूटी दे रही है। और वहां क्यों जा रहे हो आप? बाढ़ होती देखो ना, जहाँ चीन का बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर बाढ़ होती से उन्होंने अपनी सेना वहां पर बिठा रखी है। वहां के जनप्रतिनिधि आते हैं और भारतीय सेना का, अर्धसैनिक बलों का भी वहां पर कैंप है। आईटीबीपी की फोर्स हमेशा रहती है वहां पर भी। -डिग्री में -30 -25 के आसपास वहां पर भी टेम्परेचर हो जाता है। ये सारी चीजें होने के बावजूद, उनको देखने के बावजूद भी उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि जो कि तराई वाले क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर ठंड नहीं पड़ती, उस इलाके से आते हैं, उनको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी से एलर्जी है, वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। उनकी हाँ में हाँ। माननीय ध्यानी जी आप क्यों मिला रहे हैं? धामी जी आप क्यों मिला रहे हैं? धामी साहब, आपको सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड की जो जनता है, विशेषकर मध्य उत्तराखंड की जनता, अल्मोड़ा हो, पौड़ी हो, चमोली हो या कुछ पश्चिमी पिथौरागढ़ का इलाका हो, बागेश्वर का इलाका हो, लोग संतुष्ट नहीं है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पर झंडा नहीं फहराया गया। आपका जो चुनाव क्षेत्र है चंपावत है, या आपका चुनाव क्षेत्र जो है तराई वाला इलाका है, वहाँ से जो है सीधा तराई होते हुए आराम से आप जल्दी पहुँच जाते हो जब देहरादून। लेकिन आप जब उधर से चलते हो उत्तराखंड के जो पहाड़ों से, ये चाहे आप ग्वालदम होते गैरसैंण होते हुए निकलते हो, तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा पहाड़ों पे चलते हुए। वैसे भी गड्ढे बहुत पड़े हुए वहाँ पे। रामनगर से गैरसैंण की सड़क पर जाइए, बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे। वादे बहुत हो रहे हैं, भाई हमने बिल पास कर दिया है, सड़क अच्छी हो जाएगी। अब कब होगी, क्या होगी? माननीय जो है हरीश रावत साहब के ज़माने में भी गैरसैंण से लेकर के और रामनगर की सड़क की वही हालत थी, आज भी वही हालत है। थोड़ा बहुत मासी से लेकर के चौखुटिया के बीच में थोड़ा बहुत सही हुआ है, सड़क का ढांचा बीच बीच में कहीं ठीक हुआ। उसके बाद जो है जो स्थिति है बिल्कुल ही ठीक नहीं है सड़कों की। अब पीछे जो ऑल वेदर रोड आ रही है या रेलवे ट्रैक आ रहा है, सबको ध्यान उधर वीडियो बना करके दिखाने से काम नहीं चलेगा। जो वर्तमान में स्थिति है, जोशीमठ की दरारों को दिखाने से काम नहीं चलेगा। जोशीमठ में जो मकान बनवाने वाले माननीय विधायक हैं वहाँ के या वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको अकेले वो दोषी नहीं है, पिछली सरकारें भी दोषी हैं जिन्होंने कि 76 की जो रिपोर्ट के बाद, मिश्रा कमीशन के बाद
उसके बारे में, जोशीमठ के बारे में, उसके बाद भी वहाँ पर जो है परमिशन मिलती रही, भाई यहाँ मकान बनाते रहो तुम। उसके बाद जोशीमठ बैठ गया है। अब इस पर रोने से कोई फायदा नहीं है। अब शंकराचार्य बोले कि यहाँ की दरारें जो धीरेन्द्र शास्त्री जी से भरने के लिए, तो ये भी सपना है। उनको प्रश्न करना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों को जो कि साइंटिफिकली, जिन्होंने भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया था भाई ये इलाका दबने वाला, यहाँ पर मत बनाओ। तो उस मुद्दे पर सबका ध्यान आप आकर्षित कर रहे हो। आप दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की सीमाओं को कंट्रोल करने की जगह गैरसैंण है। पहले ग्वालदम को बनाया गया था, चीन ने 1972 में इसका ऑब्जेक्शन किया था, ग्वालदम का जो स्टेशन बना करके। जो वो आसपास का इलाका है, सेंटर का इलाका है, वहाँ से नेपाल भी कंट्रोल होता है तो चीन भी कंट्रोल होता है। वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं होती है। चीन मुँह फाड़े बैठा हुआ है, ड्रैगन की नज़र सबको पता है, क्योंकि अतिक्रमण की और अधिग्रहण की उसकी पुरानी नीति है, उसको वो बदली करेगा नहीं है। उसका जो है 14 देशों से सीमा विवाद है, 14 देश उसके पड़ोसी हैं, लेकिन सीमा विवाद उसका 23-24 देशों से है। तो ये सारा जो है जियो पॉलिटिक्स का विषय भी देखो, उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति को भी देखो, और अपनी जो 5 स्टार फैसिलिटी आप देहरादून में लेकर बैठे हो उस पर भी सोचिएगा। अब उत्तराखंड की वे तमाम जो है विपक्षी पार्टियां, प्रतिपक्ष की पार्टी कांग्रेस, यूकेडी तथा कथित प्रगतिशीलवादी पत्रकार, वामपंथी नेता, ये कहाँ हैं? इनकी तो कोई आवाज़ आई नहीं है, ना सोशल मीडिया में है, ना इनके जो है पत्रों में है, ना मीडिया में है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में क्यों 26 जनवरी को एक मामूली अधिकारी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। क्या जनप्रतिनिधि या जागरूक जो स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं थे वहाँ पर, या कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं था? ये सारी चीज़ें बताती हैं कि धामी जी का जो ध्यान है कहाँ है। उनका जो है उत्तराखंड के विकास पर ध्यान अधिक होना चाहिए। यह उत्तराखंड के विधायकों को उन्हें बताना चाहिए, नहीं तो हमारी तरह जो बुजुर्ग हैं, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वे उनका ध्यान आकर्षित कराएंगे। मैंने देखा कि कहीं भी सोशल मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में 26 जनवरी को कोई भी परेड नहीं हुई और कोई भी ध्वजारोहण एक साधारण सा अधिकारी ने कर दिया, जैसे कि प्राइमरी स्कूल में साधारणतः जो गांव में करते हैं उस तरह का जो है कोई भी विशेष कार्यक्रम वहाँ पर नहीं हुआ। यह बात ध्यान देने वाली है। ये छोटी छोटी चीज़ें उत्तराखंड में बीजेपी की छवि को बिगाड़ रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसको भी इस विषय को संज्ञान में लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा होता है तो आने वाले 2024 के चुनाव में थोड़ा सा बीजेपी को भारी पड़ेगा। कांग्रेस तो चाहती है कि ऐसा ही हो, उन्होंने आवाज़ इसलिए नहीं उठाई, वो उठाएंगे मुद्दा जब चुनाव के शुरुआत हो जाएंगे। तो ऐसा बीजेपी भी करते रही है और कांग्रेस भी करते रही है, जनता का फुटबॉल बनते रहा है। उत्तराखंड की जो नीतियां थी, आंदोलनकारियों की जो अपनी भावना थी, उन पर कुठारघात होते रहे। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता जागरूक है, विषय को समझेगी। भविष्य में इस प्रकार के होने वाली गलतियां जो राज्य सरकार करती है इस पर संज्ञान लेगी। वे पत्रकार भी लिखेंगे सोशल मीडिया में ऐसा क्यों हुआ, राज्य सरकार इसकी जवाबदारी दे, जवाबदारी ले, या जनप्रतिनिधि जो भी हैं वे सारे चुप क्यों, मुँह क्यों? उनको ठंड लग रही थी क्या? माना कि उमेश कुमार शर्मा जो कि खानपुर के विधायक हैं, उनको ठंड लगती है, हो सकता है वे मैदानी इलाके से आते हैं। अब यहाँ तक की बातें उठनी शुरू हो गई हैं उत्तराखंड में कि भाई अगर तुमसे उत्तराखंड का पहाड़ नहीं संभाला जाता है, ग्रामीण नहीं संभाला जाता है, तो ऐसा करो कि तराई का अलग स्टेट बना दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो, जो उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका। लोग उठा रहे हैं आवाज़। आप देख सकते हो हिमाचल की राजधानी कहाँ पर है, अरुणाचल की राजधानी कहाँ पर है, सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है। वे लोग वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं अपने स्टेट को, लेकिन उत्तराखंड के जो बोल सकते हैं जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सोच
और जो भू कानून क्यों नहीं बन रहा है, इसके पीछे भू माफिया का बहुत बड़ा तंत्र है। माफिया तंत्र हर विभाग में है। यह उत्तराखंड का हर जनप्रतिनिधि मान रहा, लेकिन इन माफियाओं को अलग करने के लिए, इनके खिलाफ जो मुहिम चलाने के लिए आगे कोई नहीं आ रहा है। और देखिए अब हल्द्वानी में जिन लोगों ने बसाया उधर जा करके वही उनकी वकालत कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां माफिया अधिक हैं और जनप्रतिनिधि का काम कम कर रही है। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप गैरसैंण। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।